सतरंगी 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 रे, आसमां में उड़े पतंगे सतरंगी रे, पकड़ो रे पकड़ो अपनी मनरंगी रे, सतरंगी 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 रे, सतरंगी 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 रे। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल सतरंगी लिसनर्स। हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकिता और संग में लाई हूं मैं डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव को। अगर आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में आकाशवाणी लिसनर हैं तो आप इस नाम से अनजान नहीं रह सकते। डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव आकाशवाणी के साथ पिछले 30 साल से जुड़ी हुई हैं। प्रेजेंटली शी इज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ड्रामा एंड फीचर विद आकाशवाणी लखनऊ। डॉक्टर अनामिका या आकाशवाणी में और ज़्यादा मशहूर अनु दीदी के बारे में हम आज और आने वाले कुछ और एपिसोड्स में बहुत कुछ जानेंगे। इस एपिसोड के बारे में मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि हम न सिर्फ अनामिका जी से अप क्लोज होंगे बल्कि वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इंडिया इन 60s एंड 70s। आई एम श्योर हम में से काफ़ी लोग आज वापस उन पुरानी यादों में, उस पुराने समय में खो जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी चिट चैट विद डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। नमस्कार अनामिका जी, आपका बहुत स्वागत है सतरंगी में। थैंक यू अंकिता। आपने लगभग 3 दशक 30 साल या बल्कि उससे भी ज्यादा समय आपने आकाशवाणी के साथ बिताया है, लेकिन हम आपकी शुरुआत से आपको जानना चाहते हैं। आप अपनी शुरुआत के बारे में, अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। अंकिता, अगर मैं अपने बचपन की तरफ लौटूं तो बहुत कम उम्र में मैं 4-5 साल की रही होंगी। मतलब जो मेरी याद में है तो स्कूल के फंक्शंस होते थे, स्कूल में देशगान होता था, स्कूल में प्रार्थना होती थी, तो मैं प्रार्थना भी कभी कभी कराती थी सीनियर गर्ल्स से। तो मुझे नहीं पता था पर मेरी आवाज अच्छी थी तो मेरी टीचर मुझे कहती थी कि मैं प्रेयर करवाऊं। तो शायद फर्स्ट में या सेकंड में मैं रही होंगी तो मैं सीनियर गर्ल्स के साथ खड़ी होके प्रेयर भी कराती थी। और जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ये सारे 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर में मुझे याद है गांधी जी पे मैंने कुछ गीत सुनाए थे। मैं भाषण देती थी, छोटे छोटे 1-1, 2-2 पन्ने के जो टीचर्स तैयार करवाते थे, उन भाषणों को घर पे बैठ के याद करते थे। और उस समय हाथ पैर कांपते रहते थे और जब माइक पे जाके बोलते थे। लेकिन बहुत बचपन से मुझे कप, ट्रॉफी, मेडल और किताबें, बहुत सारी चीजें मुझे पुरस्कार में मिलती थी। तो तुम ये कह सकती हो पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक थी। क्लास में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आती थी और हमेशा कुछ ना कुछ प्राइज मिलता था। तो पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन दोनों में ही मेरी लगभग बराबर की भागीदारी होती थी। और जब बहुत छोटी थी तो 100 मीटर की रेस में भी जाती थी। और एक खेल जो मुझे आता है और मैं आज भी खेल सकती हूँ वो है बैडमिंटन। तो बचपन से बैडमिंटन खेलते थे और 100 मीटर की रेस में जाते थे। ज्यादा खेलों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरी मदर बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छी क्रिएटिव पर्सन थी। मेरी मदर इतने अच्छे स्वेटर्स बनाती थी, मुझे लगता है कि एक सीजन में 100 से कम स्वेटर वो नहीं बनाती थी। और जैसे सुबह 4-5 बजे उनकी आंख खुल गई, मतलब ये बात तो तब पता चली कि जब हम बड़े हो गए थे, 7th-8th में आ गए थे और सुबह 4 बजे उठ के एग्जाम से पहले पढ़ते थे। हम उठे हैं पढ़ने के लिए, माँ ने हमें पढ़ने के लिए उठाया है और माँ अपना स्वेटर लेकर बिन रही है। 1.5-2 घंटे में माँ का स्वेटर इतना बड़ा हो जाता था। तो हमें लगता था कि मतलब इज शी ए मशीन, है ना। बहुत खूबसूरत स्वेटर। और मुझे लगता है कि मेरे परिवार में मेरे चाची, चाचा, चाची के बच्चे, मेरे मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, शायद फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने मेरी माँ के हाथ का बना स्वेटर ना पहना हो। और मेरी माँ स्टिचिंग में बहुत अच्छी थी। मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस, फ्रिल वाली बहुत खूबसूरत फ्रॉकें, फिर उनपे कढ़ाई करना। एक बार मुझे याद है मैं क्लास 4th में थी और मुझे डांस में रहना था
था, तो जो मेरा पुराना लहंगा बना था वो लहंगा मुझे शायद थोड़ा छोटा हो गया था या कुछ था, तो मैंने कहा कि नहीं अब ये पुराना हो गया, हम डांस में ये वाला लहंगा नहीं पहनेंगे। तो इट वॉज समवेयर अराउंड 4 और 5 इन द इवनिंग, और मेरी माँ बाजार जाके सैटिन का कपड़ा लेकर आई, और मुझे याद है कि वो रस्ट शेड का रेडिश मैरून कलर का शेड था, और मेरी माँ सैटिन लेकर आई थी, और मेरी माँ ने रात तक वो लहंगा, ब्लाउज और उसका वो दुपट्टा लेकर आई थी। हम तो सो गए थे, मतलब सुबह हमें लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा नया, गोटा और हिरन जो लगती थी और गोटे के फूल लगे हुए थे। बहरहाल हमें सुबह एक नया बहुत सुंदर सा लहंगा मिला। तो दिस वाज द वे कि मेरी माँ मुझे बहुत पैम्पर करती थी, और मेरी माँ को लगता था इफ आई एम गुड फॉर समथिंग। मैंने कथक डांस सी क्लास 3rd या 4th से कथक डांस सीखा, क्लास 8 तक सीखा, और मैंने 3rd ईयर या 4th ईयर किया था। लेकिन फिर 9th में आई हैव शिफ्टेड टू साइंस स्ट्रीम, और पहले साइंस स्ट्रीम आर्ट से बिल्कुल अलग होती थी। तो साइंस स्ट्रीम की हमारी क्लासेस का जो था वो शाम तक होती थी, तो फिर शाम को मेरी डांस क्लासेस मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो 80 का दशक था उसमें छोटे शहरों में, बिकॉज आई बिलोंग टू बदायूं, बदायूं एक छोटा शहर है, तो होता यही है कि छोटे शहरों में अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उस पीरियड में यही होता था कि भाई साइंस दिला दो और बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये चीजें पहले ही तय हो जाती थी। तो जो मेरा गर्ल्स कॉलेज था उसमें मैथ्स नहीं थी, तो मैथ्स ठीक ठाक थी मेरी, अच्छी थी मैथ्स। तो ये हुआ कि मुझे मैथ्स पढ़ने या तो बॉयज कॉलेज में जाना पड़ेगा, और या फिर मैं मैथ्स किसी ट्यूशन किसी के घर जाके पढ़ूं, क्योंकि जनरली उस दौर में भी जो मैथ्स या फिजिक्स के टीचर होते थे तो वो घर में बैचेस बुलाते थे, तो बैचेस में घर में पढ़ते थे। तो फिर ये हुआ कि कॉलेज जाएं, कॉलेज में जो हमारा बायो का पीरियड होगा वो हमें छोड़ना पड़ेगा, और फिर हम अलग से जाएं मैथ्स पढ़ने, तो वो पॉसिबल शायद नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने बायो ले लिया। छोटे शहरों में एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, फिजिक्स मैथ्स के टीचर उन दिनों बहुत आसानी से नहीं मिलते थे। जनरली जो टीचर आते थे वो स्टूडेंट्स होते थे, एमएससी किया और वो आगे, और जैसे ही उनका पीएचडी में हुआ या उनकी जॉब लगी, तो एज आई रिमेम्बर 11th 12th में हमें फिजिक्स 5 टीचर्स ने पढ़ाई और केमिस्ट्री 3 टीचर्स ने पढ़ाई। तो इसी तरह हम लोग की पढ़ाई होती थी। हम लोग के एक गुप्ता सर थे, शायद HS गुप्ता नाम था उनका, तो मैं और मेरा एक बैचमेट राजकुमार वैश्य, तो हम और राजकुमार उनसे अलग पढ़ते थे, क्योंकि हम लोगों को वो रूटीन वाला रोज वाला नहीं पढ़ना होता था। हम लोग अपना पढ़ के जाते थे, और एज गुड स्टूडेंट्स हम लोग का गुप्ता सर के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता था, या जो एक्स्ट्रा वो हमें बताना चाहें। तो इस तरह से हम और राजकुमार अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो काम करते थे वो उस तरह से करते थे। तो 9th 10th 11th 12th मैंने बायो स्ट्रीम से किया, और उस दौरान एक बहुत मजेदार बात ये हुई कि आज जब लोग संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो हम लोग साइंस स्टूडेंट्स थे, पर साइंस में हम लोग शायद 10-11 लोग थे। तो हम साइंस वाले स्टूडेंट्स, मतलब एक तो थोड़ी एक एज होती है कि ये साइंस वाले हैं, थोड़े छोटे शहरों में साइंस वाले जरा इंटेलिजेंट बने जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ड्रामा में कव्वाली भी गाई है हमने, स्कूल डेज में डांस भी किया है, ड्रामा भी किया है, भाषण भी, डिबेट भी, बहुत सारी चीजें। और सबसे मजेदार बात ये है कि 3 साल लगातार एक वहाँ कोई गुरुकुल था या संस्कृत विद्यालय था बदायूं में, और वहाँ कंपटीशन संस्कृत रेसिटेशन का होता था, संस्कृत में श्लोक पढ़ना होता था। तो मेरा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और उर्दू में जैसे तलफ़ुज़ कहते हैं, वो मेरा शायद शुरू से अच्छा था, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ रोल मेरी फैमिली का है। मेरे घर में रेडियो लगातार बजता था, तो एक तो यह है कि आपकी जबान साफ होती है क्योंकि आपकी फैमिली में उस तरह का कन्वर्सेशन है, वो रीजन था। और मेरे घर में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के समाचार बुलेटिन तीनों कंटिन्यूअसली चलते थे, और मेरे डैडी सुबह और रात को 8:45 बजे से जो समाचार आते थे, तो उस वक्त कोई बोल नहीं सकता था, मतलब सबको चुपचाप समाचार सुनने हैं या नहीं सुनने हैं तो आप जो करिए, पर आप शोर नहीं बजा सकते थे। तो शायद वो एक अनकॉन्शियस नर्चरिंग हुई जुबान की,
कभी कभी रेडियो के गाने सुन सुन के लिखते थे। और मेरे ख्याल से 9th 10th तक मेरी डायरी में 500 के आसपास गाने हो गए थे। और मुझे लगभग वो पूरे 500 गाने पूरे याद होते थे, क्योंकि रेडियो के साथ गाते जाते थे और लिखते जाते थे। तो एक बार बहुत मजेदार बात हुई, एक पिक्चर आई थी शायद त्रिशूल, जिसका एक गाना था, बाबूजी बाबूजी गम गम किसी की गम कम। तो उसमें जो एक गाना था, मैं शायद 9th में थी, अभी जा बाहों में प्यार का हो संगम, तो उस पे शायद ट्यून कुछ अटक रही होगी। तो 4-6 बार हम बाहर अपने आंगन में कुर्सी पे बैठे और पाँव हमने कॉट पे फैलाए हुए थे और अभी जा बाहों में प्यार का हो संगम। अब ये जो अटक गया था, हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरी माँ ने बहुत जोर से डांटा, बोले रुक जाओ अभी हम संगम कराते हैं। तो खैर अब हम तो अपने गाने पे अटके हुए थे, अब उस संगम का मतलब क्या है ये हमें नहीं पता था। तो इट वाज दैट वे कि क्योंकि हमारे पास घर के अंदर भाई आप क्या कर सकते हो, आप सिलाई कढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि हम 2 भाई बहन थे। भाई मेरा खेलने का बहुत शौकीन था, वो भाग जाता था, हम घर में अकेले होते थे। तो मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी, एक्स्ट्रा रीडिंग, मतलब क्लास 5th तक मैं प्रेमचंद और हमारे आसपास कुछ बच्चे थे, उनकी एक किताब होती थी हमारे पूर्वज, उसमें कहानियां होती थी, तो वो और हमारे घर साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, ये इंडिया टुडे, ये सारी मैगजीन अखबार वाले भैया लेकर आते थे। तो एक मैगजीन एक दिन आती थी और अगर आपने पढ़ ली, और हाँ मनोरमा आती थी, मनोरमा और गृह शोभा भी आने लगी थी। तो इस तरह हर दिन या दूसरे दिन एक मैगजीन आती थी, जब आप पढ़ लेते थे तो अखबार वाला उसे वापस ले जाता था। और मेरी माँ के पास, क्योंकि माँ को कढ़ाई बुनाई इन सब चीजों का बहुत शौक था, तो वो मैगजीन्स माँ के काम भी आती थी, माँ पढ़ती भी थी। और जो छोटी छोटी पतली पतली कॉमिक बुक्स आती थी, वो बाजार में किराए पे मिलती थी, और संभवतः वो शायद 25 पैसे पर डे के हिसाब से मिलती थी, एक चवन्नी। तो हम लोग को वो, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो कॉमिक गर्मी की छुट्टी में रोज एक लेने जाते थे, और बाकी ये मैगजीन्स रेगुलर आती थी। तो उस तरह घर में पढ़ने का और इन चीजों का माहौल तो था ही। एंड आई वॉज वेरी गुड इन क्राफ्ट। मैं शायद 5th या 6th में थी जब मैंने अपनी माँ से साड़ी में फॉल लगाना सीखा था। माँ फॉल लगाती थी, तो मैं स्कूल के वो स्टिचेस वाले रुमाल और ये सारी चीजें, कढ़ाई, माँ बहुत अच्छी कढ़ाई करती थी, तो मैंने बहुत सारे क्रॉस स्टिच की बहुत सारी चीजें बनाई, वो टीकोजी और ट्रे कवर और तमाम चीजें। और एक और मजेदार बात याद आ रही है कि माँ चूंकि बुनती बहुत अच्छा थी, तो हमें शौक ये था कि ये अपनी नई ऊन हमें दे दें और हम उससे बुनाई करेंगे। तो उस चक्कर में हम उनका गोला का जो अंदर से धागा होता था, उस अंदर से धागे को खींच के उसको लपेट के उस गोले को आधा कर देते थे और उसको तोड़ लेते थे। तो स्कूल में भी लड़कियां कुछ वो झाड़ू की सींग या साइकिल की तीली होती थी, उस पे बुनाई होती थी। तो फिर एक दिन मेरी माँ को लगा कि ये गोला बहुत कम है, तो छुप के स्कूल ले जाया करते थे बुनाई करने के लिए। तो माँ ने कहा कि ये गोला इतना कम हो गया। फिर माँ ने बैग शायद साफ करने के लिए निकाला होगा, तो उसमें ऊन दिख गई, तो फिर उन्होंने हमें डांट लगाई। तो डैडी घर में थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, ये क्यों रो रही है। तो बाद में पता चला कि ये जो स्वेटर की ऊन है ये उसमें से तोड़ के निकाल देती है। तो बोले कि क्यों निकाल देती है। तो हमने कहा ये हमें पुरानी ऊन देती है बुनने के लिए, तो हम पुरानी ऊन से नहीं बनाएंगे, हम भी नई ऊन से बनाएंगे। तो फिर डैडी शाम को जा रहे थे कहीं, तो बोले अच्छा तुम मेरे साथ चलो। तो वो फिर मुझे लेके गए और वो 3-4 नए गोले उन्होंने मुझे दिलाए, बोले तुम अपना नया बनाओ, तुम मम्मी का मत छुआ। तो ये जो बचपन होता है ना, ये बहुत मजेदार होता है। मैंने 9th क्लास की छुट्टियों में फैब्रिक पेंटिंग सीखी थी, और फैब्रिक पेंटिंग, और उस समय अमेरिकन जॉर्जेट की साड़ियाँ ट्रांसपेरेंट सी पतली पतली आया करती थी, और ऑर्गेंडी, इन पे पेंटिंग होती थी, फैब्रिक पेंटिंग होती थी। एक दीदी थी, गुड्डी दीदी थी शायद, उन्होंने सिखाई थी फैब्रिक पेंटिंग, डैडी के एक फ्रेंड की बेटी थी। तो 2 कॉर्ड के बीच में, क्योंकि कोई फ्रेम तो होता नहीं था, तो 2 कॉर्ड के बीच में कुछ भारी भारी चीजें लगा के बीच में साड़ी होती थी, उसके ऊपर वो ट्रेसिंग पेपर से डिजाइन बनाना और फिर उसको पेंट करना। तो मैंने 9th और 10th की छुट्टियों में, आई सपोज मैंने 12-15 साड़ियाँ
पेंट की होंगी, और 3 तो माँ की थी, और उसके अलावा माँ की जितनी फ्रेंड्स थी, जितनी आंटी लोग थी, मैंने सबके लिए साड़ी पेंट करके दी थी। मैंने अपनी माँ की शेडो वर्क की एक बहुत सुंदर साड़ी काढ़ी थी, वो आज भी मेरे पास है। और माँ इतनी इमोशनल थी मेरे उस काम के लिए। मेरे माँ ने मेरे हाथ का काम इतना संभाल के रखा था, और माँ बड़ी खुश भी होती थी। इवन डिस्पाइट बीइंग द साइंस स्टूडेंट, लोग कहते थे वो साइंस वाली लड़कियां कुछ काम नहीं करती हैं, लेकिन मुझे क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। कढ़ाई के बहुत सारे टाके आते थे मुझे। मम्मा फ्रॉक बना देती थी, चाचा के, बुआ के, मामा के बच्चों की फ्रॉक बन गई। फिर हमने कढ़ाई की, कढ़ाई के बीच में पेंटिंग की। तो ऑल दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन आई डिड अ लॉट। तो सबको बहुत खुशी होती थी कि मतलब हम हाथ से बना के, अच्छा फिर बनाना, और उसके बाद फिर उसको पैक करके उसका पार्सल जाना। बनारस में, कानपुर में, जहाँ बुआ, मामा, मौसी लोग रह रहे थे, उनके जब बच्चे छोटे छोटे थे, तो इस तरह का सारा कुछ करना। तो बहुत क्रिएटिवली, जैसे आज का कोई बच्चा पूछे कि आपके समय में तो मोबाइल ही नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आप लोग तो बोर ही होते होंगे। पर हम लोग इतना क्रिएटिव काम करते थे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और वो क्रिएटिव काम, मुझे लगता है कि वो हमारे ब्रेन को कहीं शार्प और कहीं एक्टिवेट रखता था। क्योंकि जब आप कुछ करते हो, जैसे मैंने एक रुमाल बनाया या मैंने एक साड़ी बनाई, अब वो साड़ी कोई आंटी पहन के कहीं गई और उन्होंने कहा कि ये बेबी ने बनाई है, अब किसी पब्लिक प्लेस पे मिले, तो वो जो हैप्पीनेस आपके अंदर से जनरेट होती है। और जिस समय आप काम कर रहे होते हो और आपको पता है कि ये आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, तो वो जो हैप्पीनेस कोशेंट है। आज के लोगों को जो डिप्रेशन होता है, आज के लोगों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो प्रॉब्लम का रीजन मुझे कभी कभी लगता है अंकिता, कि वो रीजन हमारे अंदर है कि हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के लिए करना नहीं चाहते, करते नहीं है। तो जब हम दूसरों के लिए नहीं जीते, when you become so self centered, तो आपके जीवन में अगर खुशी के 10 पल हैं, तो आपके जीवन में समस्याओं के 90 पल हैं। तो आप 90 पल तो अपनी समस्याओं के जियोगे, और जब आप पूरे एक ग्रुप में होते हो तो 10-10 पल सबकी खुशियों के, तो आपके पास 100 पल खुशी के हैं। जैसे जाड़े में सारे लोग छत पे बैठते थे, ताई जी, चाची जी, बुआ, ये लोग सारे लोग ऊपर छत पे बैठ के, और सारे लोग स्वेटर बना रहे हैं। अगर पापड़ चिप्स बन रहा है तो पूरा घर इन्वॉल्व है। तो ये सारी जो ग्रुप एक्टिविटी होती थी, ये ग्रुप एक्टिविटी बच्चों की एक लर्निंग प्रोसेस भी होती थी। लड़के भी बैठ के, आलू का पापड़ होली पे जब बनता था तो वो उस पे पन्नी होती है, उस पन्नी पे या तो लड़के कर रहे होते थे, क्योंकि मम्मी लोग आलू बना के उन्होंने गोल गोल करके दे दिया, छत पे बनाना और फैलाना ये बच्चों का काम था। तो अगर कोई लड़की बना रही है तो लड़का उसको फैला रहा है, और फिर रोल चेंज हो जाता है कि अब हमने बहुत देर फैला लिया, अब तुम फैलाओ। तो यू नो दिस वाज अ काइंड ऑफ लर्निंग एंड टुगेदरनेस। और हम लोग के एक पड़ोस में फैमिली थी, उनकी जो बेटियां थी, हम लोग उनको बुआ कहते थे। उनकी फैमिली काफी बड़ी थी, तो हम लोग के जो नाना नानी का और दादा दादी का घर था वो बनारस में था। तो बचपन से हम लोग उनको बुआ और दादी कहते थे। तो एक दिन उनके घर के किसी बच्चे ने मेरे भाई से कहा कि वो निगम बुआ, रजनी बुआ तुम्हारी सगी बुआ थोड़ी है। तो मेरा भाई घर आके रोया और मेरी माँ से कहा कि माँ, ये सगी बुआ क्या होता है? तो क्या निगम बुआ, रजनी बुआ मेरी बुआ नहीं है? तो हम और मैं चूंकि अपने भाई से थोड़ी बड़ी थी, मुझे वो चीजें थोड़ी समझ में आती थी कि मेरी बुआ तो बनारस में है, सगी बुआ जिसको ये कह रहा है, तो हमारी सगी बुआ तो बनारस में है। तो ये जो बचपन की अपब्रिंगिंग होती है, ये इसका, और मैं तुम्हें बताऊं कि आज भी वो फैमिली, मुझे इतने साल हो गए, अभी अब सोशल मीडिया के दौर में हम लोग, मैं इलाहाबाद पढ़ने चली गई और बेटियों की भी शादियां हो गई, वो सब दूर, पर वो लोग अब भी आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि बेबी दीदी, हमें तो लगता है आप ही हमारी सगी बहन है। जबकि वो लोग 2-3 बहनें थे, मैं तो अकेली थी, मेरा एक छोटा भाई था। लेकिन वो लड़कियां अब जब मेरे पास आती हैं, सबके अपने बच्चे हो गए, वो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को लेके आती हैं कि हम सब कुछ बेबी दीदी से सीखते थे, क्योंकि वो लड़कियां मुझसे उम्र में 5-6 साल छोटी थी। तो हम कढ़ाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, या उनको स्कूल में बेबी दीदी हमें रुमाल काटना बता दो। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन तरीके से होती थी और ये टुगेदरनेस होती थी।
मुझे लगता है कि आज के बच्चे मोबाइल पे टुगेदरनेस जितनी होती हो, पर टुगेदरनेस से ज्यादा फाइट होती है ना। तो शायद हमें बच्चों को कुछ घंटों के लिए मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज अंकिता, जब आज के पर्सपेक्टिव में मैं ये सोचती हूँ कि हम लोगों को कुछ करने के लिए कहा नहीं जाता था, हम अपने शौक से, वो जो हमारे पास वाली फैमिली की दादी थी कहती थी लड़कियां खाली नहीं अच्छी लगती, लड़कियां खाली नहीं अच्छी लगती। तो दादी कुछ अगर कहती थी तो ऐसा नहीं है कि मेरी माँ ये कहती थी कि आपने मेरी बेटी से कुछ कहा या मैं अपनी माँ से शिकायत करूं कि वो तो मेरी दादी नहीं है, उन्होंने मुझसे क्यों कहा। तो वो अगर अपनी पोतियों को, अपनी नातियों को डांटती थी तो हमें भी उसी तरह डांटती थी। तो ये सारी चीजें थी। आज तो तुम अगर स्कूल में देख लो, कोई टीचर अगर किसी बच्चे को कुछ बोल दे तो माँ बाप बिल्कुल टेंटर हुक्स पे ले लेते टीचर्स को। तो शायद वो बचपन बहुत कॉमन बचपन था। इट वॉज नॉट माइन ओनली, इट वॉज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ज्यादातर लोगों के भाई बहुत से लोगों की ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो उनके घर में ही इतने भाई बहन होते थे कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एंड होता ये था कि भतीजा चाचा से ज्यादा क्लोज है या कोई भतीजी अपनी बुआ से ज्यादा क्लोज है, वो बुआ को ज्यादा बातें बताती है बनिस्बत अपनी माँ की, जी है ना। और अब इतने डिफरेंसेस होने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने एक बहुत खूबसूरत बचपन जिया है। निगम बुआ की एक बात मुझे याद आई, सब लोग मेहंदी लगाते थे, मेहंदी का कंपटीशन होता था। मैं छोटी थी, शायद मैं क्लास 3rd या 4th में थी। तो निगम बुआ उस समय इंटर में या बीए में पढ़ती थी। तो निगम बुआ मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी, और उस समय ना वो झाड़ू की सीख से या सुई से मेहंदी लगती थी। कोन वाला तो कोई फंडा था ही नहीं। आज का कोई बच्चा माचिस की तीली नहीं, माचिस की तीली से मोटी मेहंदी लगती थी। पतली वाली जो मेहंदी लगती थी, एक हाथ लगाने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे, है ना। तो इतनी देर का पेशेंस, और मुझे मेहंदी का बहुत शौक था। तो हम अपनी माँ से वो मेहंदी की कटोरी वटोरी लेके कि हम निगम बुआ से मेहंदी लगाने जा रहे हैं। निगम बुआ ने सोचा बच्चा ही है, उन्होंने अपना कुछ गोल गोल ऐसे ऐसे करके और वो बना दिया, और उनकी अपनी बहुत अच्छी लगी हुई थी, बारीक बारीक लगी हुई थी। तो जो एक चाइल्डिश नेचर होता है, और फिर उस दिन हमें गुस्सा आया, और एक हमने चैलेंज खुद को दिया कि ये बहुत बन रही है और लगाएंगे खुद को अच्छी मेहंदी, हम अपनी मेहंदी खुद से लगा लेंगे। तो हमने मतलब घर से निकलते निकलते ये नहीं सोचा फ्रॉक का क्या होगा। वो उनकी लगी मेहंदी अपनी कटोरी उठाई और अपनी फ्रॉक में पोंछते हुए सीढ़ी से उतर आए, है ना। और हम अपनी मेहंदी अब खुद से लगाएंगे। फिर अपने घर आए, अपने घर आके हमने साइंस की किताब खोली, और उसमें वो जो स्टोमेटा का डिजाइन था तो जो पहली मेहंदी का एक्सपेरिमेंट था स्टोमेटा बोला, तो वो हमने स्टोमेटा ऐसे ऐसे बनाने शुरू किए। तो पहली मेहंदी जो हाथ पे थी वो डिजाइन स्टोमेटा का था, है ना। और उसके बाद हमने मेहंदी लगानी सीखी, एंड आई थिंक बाय द क्लास 8th मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगानी सीख गई थी कि कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, उनकी बेटियों को मैंने शादी में मेहंदी लगाई। और मतलब पैर मोड़े मोड़े, आज तो हम सोच भी सकते, कोन में आधा घंटे के अंदर यहाँ भर भर के लग जाती है। लेकिन मेहंदी, मेकअप, चूंकि हम डांस वांस में रहते थे, तो मेरे पास एक अटैची भर के ज्वेलरी थी। मेरी माँ बहुत सिंपल थी। मेरी माँ वही गोल्ड का एक रिंग, एक चेन, और उनसे कहा भी अरे नहीं नहीं सब ठीक है। और जब मेहंदी लगानी होती थी तो वो रात को सोते समय उन्होंने पत्ते वाली मेहंदी पिसवाई, और पैरों पे ऐसे करके और हाथों पे कहा कितनी खराब मेहंदी लगाती है, इतनी देहाती मेहंदी लगाती है, ये कोई मेहंदी होती है, मुट्ठी बना लेती। नहीं, मुट्ठी भी नहीं बनाती थी, क्योंकि मम्मी ऐसे उन्होंने हाथ पे ऐसे और दोनों पैरों पे लगा ली। और हम ये सोचते थे कि हमारे पैर में भी डिजाइन बने, तो पैर में भी डिजाइन बने तो मम्मी कहती थी रुक जाओ अभी तुम्हारे मुंह पे भी मेहंदी लगाते हैं। बहुत शौक था मेहंदी का मुझे, सजने का, स्कूल में डांस ड्रामा। और बाल मेरे छोटे थे, मेरे बाल बहुत घुंघराले साईं बाबा टाइप के थे, तो इतने बड़े या इतने होते थे। तो एक मेरी सरदार थी दोस्त, सुरिंदर नाम था उसका, तो वो ऐसी झूले वाली ना, जैसे सरदार लड़कियां कस कस के चोटी बनाती हैं, तो शी टोल्ड मी कि अनामिका तुम जो है कस कस के चोटी बनाओ तो तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने अपनी माँ से कहा हमें चोटी बना दो कस कस के। उन्होंने चोटी बनाई। खैर 2-3 दिन बाद मेरे बालों के रूट्स में दाने निकलने लगे, तो वो चोटी प्रकरण जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद ये था कि जो स्कूल में जो चुटीले डिजाइनदार होते थे,
तो आई रियली लव लॉन्ग हेयर। और एग्जाम्पल ये था कि मेरी माँ के बाल इतने घुंघराले, माँ के बाल कमर तक लंबे थे, तो मैंने सोचा कि फिर मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम जो है वो जो स्कूल का जो डांस वाला चुटीला लगता था नकली बाल लगा जी, के, तो हम अपने घर में गर्मी की छुट्टियों में वो चुटीला दोनों तरफ लटका के और सुबह जब तैयार होते थे तो वो चुटीला मतलब वो लंबे बालों का जो एक सेटिस्फेक्शन, ये क्लास 3rd 4th 5th के बीच की ये जी। जो एक्सपेरिमेंटेशन बच्चों की छुट्टियां जी। कैसे बीतती हैं ऐसे बीतती थी। तो ये सारी सजावट होती थी। दिवाली पे वो तराजू बनती थी, वो दिए में छेद करके जी, धागा जी। बांध के, जी। फिर दिवाली की छुट्टियों भर खिलौना और खील तोल तोल के बेचे भी जाते थे आपस में बच्चों में। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो बच्चों को क्रिएटिविटी देती थी, इन्वॉल्वमेंट देती थी, एक ग्रुप फीलिंग देती थी। आज के बचपन में शायद हम वापस लौटने की कोशिश करें। तो ये तो बात हुई उस बचपने की। जी हाँ अनामिका जी, ये बात हुई बचपन की, उन यादगार पलों की, उस 60s 70s के दशक की जब सच में बचपन बचपन हुआ करता था, मोबाइल टीवी गैजेट से बहुत दूर, जब पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। आपका बहुत धन्यवाद अनामिका जी, आपने हमें भी अपने इस सफर का हिस्सा बनाया। पर पिक्चर अभी आई मीन पॉडकास्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते, जहां अनामिका जी हमें अपने साथ बदायूं से इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज लेकर चलेंगी। आप सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। आप हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। नमस्कार, बाय बाय। सतरंगी सतरंगी सतरंगी